किसी बाधा के सुन सकें। हेलो हेलो। जी सर, चल ठीक है सर, आ रहा यस सर, आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। अविनाश आ रहा हाँ, है? एकदम क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू विनाश रखिए। जी सर, एकदम आवाज आपकी अच्छी आ रही जी है, आप सर। कंटिन्यू कीजिए। आप कहीं भी आपकी आवाज नहीं आएगी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर? जी सर। आज हमारे चर्चा के मुख्य बिंदु है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और तीसरा बिंदु है करणी। सर स्लाइड करेंगे इसको। और स्लाइड करें, थोड़ा सा स्लाइड करें, और स्लाइड करें, थोड़ा सा और स्लाइड करें। ओके। सबसे पहला बिंदु है हमारा परिमेय संख्याएं। जैसे कि हमने कक्षा 7 में भी पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अनुपात अर्थात p/q, या फिर हम कह सकते हैं कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याओं के अनुपात अर्थात p/q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखे जाते हैं, जहां q का मान शून्य नहीं है। q अर्थात हर का मान शून्य नहीं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण, जैसा कि यहाँ पर एक, जैसा जानते हैं कि एक प्राकृत संख्या है। है, और इस प्राकृत संख्या को हम धन पूर्णांक भी कहते हैं। धन पूर्णांक जो होते हैं एक से लेकर के अनंत तक होते हैं, जिन्हें हम परिमेय संख्या भी कहते हैं। अगर हम एक के में अगर एक लिख दें तो यह हो जाएगा 1/1, अर्थात यह p/q के रूप में हो जाएगा। और इसी के तुल्य हम यदि अंश और हर में ऋण 2 का गुणा कर दें तो यह ऋण 2 हो जाएगा। और यदि हम एक नया तुल्य परिमेय बनाना चाहें तो अंश और हर में पुनः हम 500 का अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो हमें 1000/1000 प्राप्त होगा। इस प्रकार आप देखते हैं कि सभी धन पूर्णांक परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे जा सकते हैं। एक के स्थान पर हम 2/1 या 3/1, 4/1 इत्यादि लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि सभी धन पूर्णांक परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब हम उदाहरण 2 के ऊपर ध्यान देंगे। सर उसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे, उदाहरण 2 थोड़ा सा क्लोज करेंगे स्क्रीन में इसको। उदाहरण 2 पर ध्यान देंगे। ऋण 7, हाँ बस ऋण 7 को हम ऋण 7/1 या 7/1 या फिर अंश और हर में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो यह 14/ऋण 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात हम उदाहरण 2 से यह समझ सकते हैं कि सभी ऋण अंकों को भी परिमेय के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। अब हम तीसरे उदाहरण में देखते हैं शून्य परिमेय। शून्य परिमेय को हम शून्य को हम 0/1 अथवा 0/5 या 0/7 इत्यादि के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने उदाहरण 1 में देखा कि सभी धन पूर्णांक को, 2 में हमने देखा कि सभी ऋण पूर्णांकों को परिमेय के संख्या है, और 3 में हमने देखा कि शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अब उदाहरण 4 पर हम देखते कि क्या दशमलव संख्याओं को भी परिमेय के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण 4 पर उदाहरण 4 पर यहाँ पर एक शांत दशमलव दिया गया है। शांत दशमलव मतलब कि ऐसा भिन्न जिसको पूर्ण भाजित हो जाए। यहाँ सर, पर 3 दशमलव, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी कट रही है। उदाहरण 4 के आसपास, तो थोड़ा उसको रिपीट कर दीजिएगा, शायद बच्चे लोग अच्छे सुन नहीं पाए होंगे। हाँ बिल्कुल।
जी सर। उदाहरण 4 एक शांत दशमलव का उदाहरण है। 3.75 एक शांत दशमलव है जिसे हम परिमेय के रूप में 375 100 के रूप में लिख सकते हैं। और आप देखते हैं यहाँ पर 375/100 को अगर अंश और हर में 2 का गुणा कर दें तो हमें 750/200 प्राप्त होगा, जो कि एक तुल्य परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार उदाहरण 4 को हमने देखा कि शांत दशमलव को भी परिमेय संख्याओं के रूप में निरूपित किया जा सकता है। अब हम उदाहरण 5 देखते हैं। उदाहरण 5 अशांत आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। जैसे कि हम जानते हैं अशांत आवर्ती दशमलव वे होते हैं जो कि बार बार एक ही संख्या की अनंत तक पुनरावृत्ति होती है। तो उदाहरण 5 में 0.333 अनंत तक है, जिसे हम 0.3 बार में लिख सकते हैं और इसको परिमेय के रूप में 1/, लिखा जा सकता है। उदाहरण 6 में 0.666 जिसे 6 बार अर्थात इसे भी परिमेय के रूप में 2/3 के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा परिमेय संख्याओं में सभी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, शांत दशमलव और आवर्ती अशांत दशमलव को परिमेय संख्याओं में लिखा जा सकता है। स्लाइड करें सर थोड़ा। यस सर। सर थोड़ा स्लाइड करें। जी सर। अगर आवाज क्लियर नहीं आएगी बेटा तो बता देंगे। यस सर, मैं हूँ। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पूर्णांकों के अनुपात अर्थात P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय कहलाते हैं। मैं पुनः बताना चाहूंगा कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पूर्णांकों के अनुपात अर्थात P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय कहते हैं। थोड़ा स्लाइड करेंगे सर। दूसरे शब्दों में अपरिमेय संख्याएं अशांत एवं अनावर्ती दशमलव होते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं अशांत आवर्ती दशमलव क्या होते हैं। अशांत आवर्ती दशमलव वो संख्या होते हैं जिनमें दशमलव के बाद की संख्याएं बार बार परिवर्तित होती रहती है, जिनका विस्तार अनंत, जैसे उदाहरण के रूप में पाई। हम सभी जानते हैं कि पाई वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है और किसी भी माप के लिए वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 3.14126525 इस तरह अनंत तक इसमें अलग अलग प्रकार की संख्याओं का विस्तार होता है, जिसे हम अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। फिर दूसरा उदाहरण हमारा ई है। शायद आपके अभी अध्याय में आप पढ़ेंगे, ई जो है प्राकृतिक लघु गणक का आधार होता है, जिसका उपयोग जटिल गणितीय। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा दिखाएंगे। हेलो। स्लाइड दिखाएंगे सर उसमें स्क्रीन। जी जी स्लाइड दिख रहा नहीं क्या सर स्क्रीन में? नहीं, स्क्रीन में नहीं आ रहा है सर, इधर तो आ रहा है। बच्चे समझ नहीं पाएंगे। स्लाइड तो आ रहा है सर इधर स्क्रीन में। स्क्रीन में यहाँ से दिख नहीं रहा है, कटा कटा दिख रहा है। बच्चों से पूछिए आ रहा है।
आ रहा है आ रहा है, आ रहा है स्क्रीन में? स्लाइड बराबर दिख। आपको सर दिख रहा है? आ रहा है आपको आ रहा है सर यादव मेरे सर? स्क्रीन में नहीं नहीं आ रहा है? बाकी लोग को दिख आगे बढ़ो। आना तो चाहिए सर, इस- क्योंकि इधर तो ऑन है स्लाइड। बाकी सब बच्चे लोग को शेयर हो रहा है स्लाइड? आ रहा है, आ रहा है? हो रहा है आ रहा बाकी है लोग को सर, आ रहा है? दिख रहा है। एक बार पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, अगर दिख रहा है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ, नहीं बाकी दिख किनको अब नहीं आया। दिख रहा है। आ गया? अब आया सर, मैं पढ़ पा रहा हूँ। आ गया ना? आ गया दिख रहा हाँ, चलिए सर, अब आप Continue कंटिन्यू करिए। कीजिए। हाँ। जी, तो मैं बता रहा था कि लघु गणक आगे के हम लोग अध्याय में पढ़ेंगे और हायर क्लास में 11th 12th में हम पढ़ेंगे लघु गणक। यह ई जो है प्राकृत लघु गणक का आधार होता है, जिसका उपयोग हम जटिल गणितीय संक्रियाओं के लिए करते हैं। और यहाँ पर ई का जो मान होता है वो 2.718281826 इस तरह से अशांत अनावर्ती दशमलव का यह भी एक उदाहरण है। उसके बाद हम यहाँ पर उदाहरण 3 देखते हैं, वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 का जो वर्गमूल 2 है वह भी एक अशांत अनावर्ती दशमलव का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 3 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण बताया और जाना कि अपरिमेय संख्याएं अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यह बहुत सीमित है या केवल 3 ही होता है। हम किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच बहुत सारे अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या होती है, उसी प्रकार 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम बहुत सारी अपरिमेय संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 के नीचे दिया हुआ है, 2 और 3 के बीच में हमने एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण यहाँ पे लिखा है 2.131331331 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार 2 और 3 के बीच में हमने यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण आपको बताने का कोशिश किया है। और ऐसे ही हम और भी परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ाएंगे सर, स्लाइड को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे जी। अब हमारा तीसरा बिंदु है, सबसे पहले हमने पढ़ा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात अपरिमेय संख्याएं अशांत एवं अनावर्ती दशमलव होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे करणी। करणी परिमेय संख्याओं का अपरिमेय वर्गमूल अथवा घनमूल होता है। बच्चे लोग पुनः ध्यान देंगे, करणी परिमेय संख्याओं का अपरिमेय वर्गमूल अथवा घनमूल होता है। दूसरे शब्दों में ऐसा परिमेय संख्या जो पूर्ण वर्ग अथवा पूर्ण घन ना हो, करणी कहलाता है। आगे के उदाहरण से बेटा इन बातों को हम समझेंगे कि हमने परिभाषा में क्या पढ़ा। मैं उदाहरण को पुनः समझाऊंगा। सर थोड़ा स्लाइड करेंगे, आगे उदाहरण थोड़ा है वो बताएंगे। आगे सर कहाँ है सर? हाँ बस थोड़ा 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 करणी को पहले थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा और, हाँ बस। करणी को मानक रूप में थोड़ा सा सर नीचे सर कहाँ है? हाँ, करणी को मानक रूप में n मूल a, थोड़ा ध्यान देंगे, मैं करणी को मानक रूप में n मूल a अर्थात a की घात n के रूप में लिखा जाता है। जहां ये जो वर्गमूल का चिन्ह दिख रहा है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं करणी चिन्ह। इस करणी चिन्ह का अगर घात के रूप में अपन देखेंगे तो वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या का घात 1/2। तो यह करणी का मानक चिन्ह है। और n जो है उसे हम
करणी की घात कहते हैं। और का जो मान है वह 2, 3, 4 और ऐसा करके अनंत तक जा सकता है वो। उसके बाद ए को हम कहते हैं करणीगत। ठीक है, आगे स्लाइड करेंगे सर, स्लाइड करेंगे। उदाहरण नंबर 1 देखेंगे। वर्गमूल 2 एक करणी है। जैसे कि हम परिभाषा में बताए थे कि करणी परिमेय संख्याओं का अपरिमेय वर्गमूल होता है। अपरिमेय वर्गमूल मतलब अगर 2 का वर्गमूल निकालें तो हमें अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होती। जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि वर्ग है क्योंकि जो करणीगत है, करणीगत मतलब करणी के अंदर की जो राशि है वो 2 है और 2 एक परिमेय संख्या है। किंतु अगर 2 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4, 1, 4, 2। इस प्रकार जो है हमको एक अनंत विस्तार वाली संख्या प्राप्त होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण नंबर 2, थोड़ा स्लाइड करें सर, ऊपर स्लाइड करें। घनमूल 9, घनमूल 9 एक करणी है क्योंकि 9 परिमेय संख्या है। 9 का घनमूल अपरिमेय है। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि 9 पूर्ण घन राशि नहीं है। 27 पूर्ण घन राशि है, लेकिन 9 जो है पूर्ण घन राशि नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब 9 का हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। आगे बढ़ाएंगे सर, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 थोड़ा स्लाइड करेंगे और उसको क्लोज कर देंगे। थोड़ा सा क्लोज करें, थोड़ा क्लोज करें, थोड़ा सा नीचे करें, बस बस। उदाहरण नंबर 3, घनमूल 8, घन 8 करणी नहीं है। परिमेय संख्या है। 8 घनमूल 2 है। जैसे कि मैंने परिभाषा में आपको बताया कि करणी वह संख्या होती है जो कि पूर्ण घन ना हो। अर्थात करणीगत राशि परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन करणी के बाहर जब हम उसको निकालें, यानी उसका वर्गमूल या घनमूल निकालें, तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होना चाहिए। हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? अपरिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार आप यहाँ पर उदाहरण नंबर 3 में देख रहे हैं कि करणी 8 घनमूल 8 करणी नहीं है क्योंकि घनमूल 8 का जो मान है वह 2 प्राप्त हो रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या है। करणी होने के लिए क्या चाहिए? हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, पुनः आगे बढ़ेंगे सर। चलिए, अब हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे इसको। प्रत्येक करणी अपरिमेय संख्या है। अर्थात जब भी करणीगत राशि जैसे वर्गमूल 7, वर्गमूल 5, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है। तो हम होंगी, अर्थात कि प्रत्येक। हेलो सर, अब आ रही क्लियर? हाँ हाँ, अब आ रही। थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा बीच में एकदम नहीं आने लगी थी आपके बात। सर हाँ, मैं पुनः रिपीट करता हूँ। जी सर। जैसे कि हमने देखा कि प्रत्येक करणी में करणीगत जो राशि होती है, करणीगत जो संख्या होता है वह परिमेय होता है।
और करणी का जो वर्गमूल, घनमूल या एन मूल, यह अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये कि प्रत्येक करणी अपरिमेय संख्या है, परंतु प्रत्येक अपरिमेय संख्या करणी नहीं है। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, यहाँ पर वर्गमूल 2 या करणी 2, तो आप देख रहे हैं करणी 2 में जो करणीगत संख्या है वह 2 है। करणीगत मतलब जो करणी के अंदर लिखा हुआ संख्या, उसे हम करणीगत कहते हैं। तो करणीगत जो संख्या है वो 2 है। 2 एक परिमेय संख्या है और इसका जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें 2.141 ऐसा करके हमको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। उसी प्रकार वर्गमूल 3 के अंतर करणीगत जो संख्या है वो 3 है, जिसका हमें अपरिमेय मान प्राप्त होता है, अर्थात यह भी एक अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर दिया है 2 धन करणी 5। जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याएं मिलकर एक अपरिमेय संख्या बन जाता है। उसी प्रकार 4 धन करणी 7, तो 4 एक परिमेय संख्या है और 7 अपरिमेय संख्या है, और ये 4 धन 7 मिलकर के एक अपरिमेय संख्या अर्थात करणी राशि है। तो जैसे कि हमने ऊपर के वाक्य में देखा कि प्रत्येक करणी एक अपरिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, 2 धन 5, 4 धन वर्गमूल 7, ये सभी संख्याएं करणी है और अपरिमेय संख्या है। जबकि वर्गमूल पाई, वर्गमूल ई, वर्गमूल 3, ये तीनों ही संख्याएं अपरिमेय संख्या है किंतु करणी नहीं है। थोड़ा सा रुकेंगे सर, थोड़ा सा रुकेंगे। जी जी जी। हाँ, बस आप जानते हैं कि पाई यहाँ पर कर्णीगत राशि है या संख्या है। हम जानते हैं कि करणी होने के लिए जो कर्णीगत संख्या है उसका परिमेय होना जरूरी है। यहाँ पर जो कर्णीगत संख्या है वह पाई है और पाई जो है अपरिमेय है, अतः करणी पाई करणी ई अपरिमेय संख्या है, और जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा, है ना। अतः संख्या करणी नहीं है। आगे बढ़ाएंगे, अब यहाँ पर हमारे करने के लिए कुछ उदाहरण है। निम्नलिखित नहीं है। हेलो। थोड़ा ध्यान। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, फिर से चालू कर दीजिएगा ये वाला को बस। यहाँ पर हमारा करने के लिए कुछ प्रश्न है सर। जी। बच्चे देखेंगे कि निम्नलिखित करनी है और कौन सी नहीं है। हेलो। हाँ सर थोड़ी आवाज आपकी कट रही बीच बीच में। अच्छा, अब आ रहा है आवाज? जी जी, अब क्लियर है। हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या करनी है और कौन सी संख्या करनी नहीं है। ये हमारा अभ्यास प्रश्न है सर। जी। जो यहाँ पर हम देखते हैं वर्गमूल 8, जैसे कि हम जानते हैं 8 का वर्गमूल निकालना
निकालने के लिए उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 करनी 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 करनी 2 अर्थात एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल एक करणी कहलाता है या अपरिमेय संख्या कहलाएगा और यह करणी है। मैं पुनः बताऊंगा कि वर्गमूल 8 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात इनका अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 करणी 2 प्राप्त होता है, अर्थात यह एक करणी है। फिर दूसरा उदाहरण देखेंगे, नहीं। घनमूल 64। घनमूल 64 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 64 का घनमूल 4 प्राप्त होता है और 4 परिमेय संख्या है, अर्थात यह राशि करणी नहीं है। फिर तीसरा उदाहरण, यहाँ पर थोड़ा इसको फोकस करेंगे। यस सर। उदाहरण नंबर 3 को, उसको और थोड़ा सा स्क्रीन को क्लोज कर देंगे बस। तो 5 धन वर्गमूल 2, जैसे कि हम जानते हैं कि 5 एक परिमेय संख्या है और करणी 2 अपरिमेय संख्या है, और जब 5 और वर्गमूल 2 का जब अपन करणी निकालेंगे तो हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो 5 में जब अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, और पूरे का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त तो होगा। यहाँ पर मैंने गलती से करणी है लिख दिया है, तो यह पे गलत है, यह राशि भी करणी नहीं है। मैं उदाहरण नंबर 3 को फिर से बताना चाहूंगा कि 5 एक परिमेय संख्या है और वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 5 में जब हम लोग अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो करणीगत राशि अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अर्थात वर्गमूल 5 था वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है और यह करणी नहीं है। यहाँ पर गलती से करणी है लिखा है, तो ये मिस्टेक है, यहाँ पर उसको सुधार के पढ़ लेंगे। यहाँ पर करणी नहीं है। उदाहरण नंबर 4 थोड़ा करेंगे सर। जी जी। थोड़ा सा उसको क्लोज करेंगे, स्क्रीन को क्लोज करें थोड़ा। हाँ, घनमूल, हाँ थोड़ा सा नीचे कर देंगे ताकि बच्चों को दिख जाए स्पष्ट। थोड़ा नीचे करें उसको, थोड़ा दिखेगा तब। हाँ ठीक, ओके सर जी। घनमूल 5, हाँ घनमूल 5 धन वर्गमूल 9। अब देखते हैं कि यह राशि करणी है कि नहीं है। तो हम देखते हैं जब इसका सरलीकरण किया जाएगा, हम जानते हैं कि वर्गमूल 9 का मान होगा वो 3 होगा, यानी 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मान वर्गमूल 9 का मान होगा 3, तब हमको प्राप्त होगा घनमूल 5 धन 3। अब 5 और 3 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा घनमूल 8, और हम जानते हैं कि 8 एक पूर्ण घन राशि है, यानी कि 8 का जब हम गुणनखंड करके 3 की जोड़ी बनाएंगे तो हमें घनमूल प्राप्त होगा 2, और 2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार ये पता चलता है कि घनमूल 5 धन वर्गमूल 9 करणी नहीं है। तो पहले अभ्यास में हमने पहचाना कि कौन कौन सी संख्या जो है करणी है और कौन सी संख्या करणी नहीं है। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि करणीगत राशि परिमेय होना चाहिए, और करणी को जब हल करें यानी उसका वर्गमूल या घनमूल जब निकालें तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, तभी वह शुद्ध करणी के रूप में प्राप्त होगा।
जब कभी करनी के अंदर अपरिमेय संख्या होता है तब वह करनी नहीं होता। सर आगे स्लाइड करेंगे। जी। यहां पर दूसरे प्रश्न में करणियों आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखने को कहा गया है। जैसे यहां दिया है वर्गमूल 81, घनमूल 64 और नवम मूल 512। फिर से पढ़ देता हूं, वर्गमूल 81, घनमूल 64, नवम मूल 512। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 81 का वर्गमूल 9 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है। हम इसको गुणनखंड के द्वारा भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट किया गया है। थोड़ा स्लाइड करेंगे सर, ऊपर स्लाइड करें और ठीक। और नवम मूल 512, तो 512 का नौवां मूल जो होगा उसको हम जब गुणनखंड करके जब उसकी जोड़ी बनाएंगे 9 की, तब हमको यहाँ पर उसका नौवां मूल जो प्राप्त होगा 2 होगा प्राप्त। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 9 से, इसलिए नवम मूल 512 छोटा है घन मूल 64 से और घन मूल 64 छोटा है वर्गमूल 81 से। ठीक है, फिर स्लाइड करें सर। इसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 में दिया है चतुर्थ मूल 625, वर्गमूल 100 और घन मूल 343, जिसको हम यहाँ पर जानते हैं कि 625 का चतुर्थ मूल 5 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा और 343 का घन मूल 7 होगा। इस प्रकार घन मूल 625 को पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे घन मूल 343 और वर्गमूल 100 सबसे क्रम में। इस प्रकार हम आरोही अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब आपके अंदर जो भी जिज्ञासाएं या कुछ समस्या हो उसके बारे में मैं आपको आमंत्रित करता हूं। अपने आप को आप अनम्यूट करें और प्रश्न जो है पूछना चाहें पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज सर से क्वेश्चन पूछ लीजिए जो भी उनको, और थोड़ा जल्दी की कर लीजिएगा क्योंकि लगभग सेशन खत्म होने वाला है। तो आराम आराम से सर से पूछ लीजिए जो भी आपको की प्रश्न है। हेलो, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके सर से क्वेश्चन सवाल पूछ सकते हैं। पूछ लीजिए जितना भी है। जा चुका है। यादव सर, आपको आवाज हेलो। आ रही है? हाँ सर। हाँ, आप बताइए, प्रश्न बताइए। हाँ हाँ, स्टूडेंट से पूछिए। जितने भी बच्चे लोग हैं आप सर से सवाल पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में है। अगर फिर से अगर दोहराव चाहते हैं तो मैं एक बार दोहराव सरसरी तौर पे कर देता हूँ, मोटे मोटे तौर पे। जी जी। और जी सर, पर अपने पास थोड़ा टाइम कम है। आप जितना जल्दी हो सके दोहरा दीजिए अगर दोहरा। 5 मिनट है। ठीक है सर। तो आप सबसे पहले हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं क्या है। हमने देखा कि जिन संख्याओं को हम P/Q अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं।
और जिन संख्याओं को वापस ले आए सर पहले पेज पे। जी जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर, मैं बता दे। तो देखा आपने, परिमेय संख्याएं वो होते हैं जिनको हम p बटा q अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। और अपरिमेय संख्या वो होते हैं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। और हमने ये भी देखा कि सभी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के साथ साथ शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, इन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जो अशांत और अनावर्ती होते हैं। तो अशांत और अनावर्ती दशमलव को हम कहते हैं, इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। आगे बढ़ाएंगे सर, आगे बढ़ाएंगे। तो करणी वे संख्याएं होती हैं जिनका करणीगत यानी कि करणी के भीतर का जो परिमेय संख्या है, करणी के अंदर का जो संख्या है वो है। और ये स्पेस रूप में ये ध्यान देने योग्य बात है कि करणी के अंदर जो संख्या रहेगा जिसको अपन करणीगत कहते हैं, वह धनात्मक परिमेय होना जरूरी है, धनात्मक परिमेय संख्या है ना। यह बात यहाँ पे हम लोग बताना भूल गए थे। तो ध्यान यह रखना है कि जो करणीगत राशि है वो धनात्मक परिमेय संख्या होना आवश्यक है। और ऐसे परिमेय संख्याएं जो वर्ग अथवा पूर्ण घन ना हो, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, करणी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएं सर, जी जी आगे बढ़ा दें, है ना। और हमने उदाहरण में देखा कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, यह सभी क्या है, एक करणी है, क्योंकि यहाँ पर करणी के अंदर जो संख्या है वो परिमेय संख्या है और उनका वर्गमूल या घनमूल जो है अपरिमेय संख्या है। फिर हमने देखा कि सभी करणी अपरिमेय संख्या होती है, पर सभी अपरिमेय संख्या करणी संख्या। फिर हमने देखा कि करणियों को आरोही इस प्रकार बढ़ते क्रम में या आरोही लिखा जा सकता है। अगर प्रश्न नहीं पूछ पाए इस लिंक के माध्यम से प्रश्न को डाल सकते। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना और समय दिया, इन सब के लिए मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, जी सर, बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास, बहुत मजा आया बच्चों लोग को पढ़ के। एंड थैंक यू सो मच। जी सर, दोबारा बिल्कुल बहुत जल्दी मिलेंगे, बच्चे लोग को बहुत मजा। ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, ओके थैंक यू सर। आपको दे दोगे वेलकम। तो हम सर 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 कैन लिसन मी। जी जी बोलिए। सर वो आपका नंबर दे दोगे तो हम लोग को लिंक जल्दी मिल जाएगा, लिंक नहीं मिलता इसलिए। हाँ, यादव सर जी से आप नंबर यादव सर वो लीव कर गए हैं मैम, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। हमारे पास उनका लिंक हाँ मैं पता करके बता दूंगा, आप नेक्स्ट टाइम क्लास में रहेंगे तो पता है, ठीक है।